नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 31, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। प्रश्न है जैसे कि 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? किस कृति की रचना का आधार कंठोपनिषद है? प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? और असाध्य वीणा अजय के किस कविता संग्रह में है? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इस वीडियो में होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 31। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि हैं। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि कौन कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी में कौन है? अ, स और य। अ कौन है? मदन वात्स्यायन। स कौन है? कुंवर नारायण। और य कौन है? कीर्ति चौधरी। अ, स और य, ये तीनों जो है तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है और संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है। क्या होगा इसका उत्तर? आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है, ये जो है इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, यानी कि सही कथन नहीं है यह। और सही कथन कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ए, बी, सी कौन कौन से हैं? इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, ये जो है आगे की काव्य रचना के संबंध में सही कथन है। दूसरा है तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, ये भी आगे के संबंध में सही है। और प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है, ये भी आगे की काव्य रचना के संबंध में सही कथन है। तो ए, बी और सी कथन जो है सही है और जो डी कथन है वह गलत है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि कथन कौन सा गलत है, सही नहीं है? तो सही नहीं है विकल्प नंबर डी, ये जो है सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। इन कविता पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प हैं धर्मवीर भारती, अगे मुक्तिबोध या फिर शमशेर बहादुर सिंह। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। इन कविता पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, अगे। अगे की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा का, धर्मवीर भारती का, गिरिजा कुमार माथुर का या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री का? 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो यह है धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष जो है काव्य संग्रह धर्मवीर भारती जी का है। अगला प्रश्न है खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
क्या होगा इसका उत्तर? खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की रचना है? तो यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तार सप्तक का प्रकाशन काल है। तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? विकल्प है 1943, 1951, 1950 या फिर 1959। 59 क्या होगा सही उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 1943। तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो सही उत्तर होगा एक शहर की मौत। ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना नहीं है। इसके अलावा पागल कुत्तों का मसीहा, खुंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, ये तीनों जो रचनाएं ABC जो है, यह जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। और जो नहीं है वह रहती है एक शहर की मौत। डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का, नरेश मेहता का, अगेय का या फिर रघुवीर सहाय का? तो इसका उत्तर होगा अगेय जी का यह जो है कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? तो इसका उत्तर रहेगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगेय। अगेय जी की यह जो है रचना रहती है सागर मुद्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये है धर्मवीर भारती जी की पंक्ति। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कंठोपनिषद है? विकल्प है अंधा युग, आत्मजयी, महाप्रस्थान या फिर आर्यवर्त। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कंठोपनिषद है? तो इसका उत्तर है आत्मजयी। आत्मजयी जो है इसका सही उत्तर रहता है। कंठोपनिषद किस कृति का रचना का आधार कंठोपनिषद है? तो आत्मजयी का आधार रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? विकल्प है मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो चकमक की चिंगारियां जो है मुक्तिबोध जी की रचना है। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कलंगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलंगी के अलावा और किसे माना गया है? विकल्प है विचली घास, जूही का फूल, नभ की अकेली तारिका, टटकी कली चंपे की या फिर निहार नहाई कुई। क्या होगा इसका उत्तर? कलंगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलंगी के अलावा और किसे माना गया है? तो माना गया है बिचली घास को। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? विकल्प है नई कविता, नकेनवाद,
अकविता या फिर प्रयोगवाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2006 को यह प्रश्न पूछा गया था। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो प्रपद्यवाद जो है वह है नकेनवाद का पर्याय, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? विकल्प है नलिन वेलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता या फिर गिरिजा कुमार माथुर। निम्न में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो इसका उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर जो है प्रपद्यवादी कवि नहीं है। इसके अलावा नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, ये तीनों जो है प्रपद्यवादी कवि आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? विकल्प है केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता या फिर केदारनाथ अग्रवाल। कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा केसरी कुमार जो है नकेनवाद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वह हैं भवानी प्रसाद मिश्र, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का या फिर जगदीश गुप्त का। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। शुद्ध कला के फारखी कहते हैं उस पार की। शुद्ध कला के फारखी कहते हैं उस पार की पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की के रचयिता हैं रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। विकल्प है मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। क्या होगा इसका उत्तर? निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा गलत युग्म जो है नीचे दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये जो है असंगत युग्म है। इसके अलावा मैं है मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, ये सही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन, ये भी सही है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी सही है। यानी कि ए, बी और सी ये तीनों सही है और डी जो है यह असंगत है, यानी कि गलत है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये जो है इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, 3, 2, 4, 1। 3 कौन सा है? चिंता। 2 कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा।
4 कौन है, संसद से सड़क तक, और 1 कौन है, उदिता। ये जो है इसका उत्तर निकल कर आएगा, यानी काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है 3 2 4 3 2 4 1 3 2 4 1, ये इसका उत्तर रहेगा, यानी विकल्प नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगा वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? विकल्प है डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, या फिर एक लंबी कविता का अंत। क्या होगा इसका उत्तर? इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगा वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो यह लिया गया है एक लंबी कविता का अंत से, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। असाध्य वीणा आगे के किस कविता संग्रह में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 जून 2021 शिफ्ट सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। असाध्य वीणा अजय के किस कविता संग्रह में है? विकल्प है बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभाव में, या फिर आंगन के पार द्वार। क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, आंगन के पार द्वार। असाध्य वीणा अजय के आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में है, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, या फिर कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी पहला और दूसरा। पहला कौन है? प्रश्न क्या है? गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। एक तो जो है ये कहना चाहते हैं। दूसरा क्या है? आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। 1 और 2 ये इसका उत्तर निकल कर आएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1 और 2 बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? विकल्प है नागार्जुन, प्रेमचंद, केदारनाथ सिंह या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा केदारनाथ सिंह ने। केदारनाथ सिंह जी ने जो है बाघ नामक कविता लिखी है। तो आज की यह वीडियो बस हमारी यहीं तक थी, जिसमें कि हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल भाग 31 को आज कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि हमारे जो है 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियो रोज़ाना मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भाग 32। उसमें हम जो है मिलेंगे और अगले भाग को हम जो है सॉल्व करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।